तो अब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, यानी भूगोल। तो भूगोल में जो सबसे पहला बेसिक है, ज्योग्राफी की बात करें, अगर एनसीईआरटी में किसी सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा वास्ट है, तो वो ज्योग्राफी है। कई बार हमें लगता है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में जब आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन कहानियाँ सीधे सीधे चल रही होती हैं। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी है, लेकिन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, आप टॉपर्स को भी देखेंगे कि वो एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट कवर करता है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, साथ साथ इन्वायरमेंट और साथ साथ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को भी ये कवर करता है। तो बहुत बड़े एस्पेक्ट यानी 3 डायमेंशन के एस्पेक्ट्स को ये कवर करने का काम करता है। मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल और इसके साथ साथ आपका पर्यावरण और आपका अर्थव्यवस्था का जो बेस होता है वो इसके साथ कवर हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चलती है। तो आप जो सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू करें तो एनसीईआरटी 6th क्लास से जाएं। इस 6th क्लास में इंट्रोडक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में डायरेक्टली। पहला नियम याद रखिए, चाहे तो लिख लें, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम क्या होता है, जैसे आपने कहा कि सर हमने ये वाली बुक खरीद ली, वो वाली बुक खरीद ली, खुल्लर खरीद ली, फलाने खरीद ली, कोई बात नहीं है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक आध अटेम्प्ट नहीं दे चुके हैं, तो आपको मैं यही कहूंगा कि हमेशा जब भी आप अपनी शुरुआत करें, राइट, जब भी आप अपनी शुरुआत करें तो आप हमेशा अपने बेसिक फंडामेंटल के साथ शुरुआत करें। क्लियर है दोस्तों? बेसिक फंडामेंटल का मतलब हुआ कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का स्पैन समझे। मेरे पास भी एनसीईआरटी आंदोलन में बहुत से बच्चे आए जिनके एस्पेक्ट्स कुछ और, अरे जल्दी जल्दी पढ़ा दो फैक्ट, क्योंकि मार्केट में इसी तरह पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, स्लाइड्स दिखाया जा रहा है, पृथ्वी सूर्य दूरी बताई जा रही है और बच्चा उसमें खुश है। वो जानते नहीं क्यों खुश, इसलिए क्योंकि वो जानता ही नहीं कि इस कुएं के बाहर भी दुनिया है। तो वो कुएं के मेढक की तरह बिहेव करता है, उसको लगता है ये मेरा कुआं जो है यही मेरा संसार है। पर वो भूल जाता है कि यूपीएससी एक समुद्र है, उस समुद्र से भी बड़ा है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये अपने होराइजन का विस्तार करता है, और होराइजन यानी अपने आयामों का विस्तार करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। अपने आयामों का विस्तार करना है हमें। यूपीएससी क्या है? चैलेंज करना होता है रोज। जो ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम बने, डीएम बने, उसके बाद और भी ऊपर पोस्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनके चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सर्विस अगर ध्यान से देखोगे आईएएस या आईपीएस की या जो सिविल सर्विसेज की, तो उसमें देखोगे उनके होराइजन का विस्तार होता है। पहले उनको छोटा सा एक जो है वो सेगमेंट दिया जाता है, फिर एक जिला दिया जाता है, फिर एक राज्य दिया जाता है, देश में जो है वो महत्वपूर्ण भागीदारी करनी होती है, विदेश नीतियों में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस सर्विस में प्रमोशन का अगर लिस्ट आप देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने तक या डीआईजी तक जाने तक जो है, डीजीपी तक जाने तक, तो आप देखोगे ये पूरा सर्विस जो है वो आपकी लिमिटेशंस जो होती हैं, आपकी जो होराइजन है, आपका जो क्षितिज है, उसका विस्तार करने की नौकरी है। ये जो जॉब है, ये जो करियर है, वो आपके होराइजन का विस्तार करता है। एक आप एंट्रेंस जाते हो, आप सबसे पहले आप मान लो आईपीएस बने, तो आपने सीओ की पोस्ट संभाली, कुछ दिन वहां ट्रेनिंग की, धीरे 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 डिप्टी एसपी बने, फिर एसपी, एसएसपी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भारत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अजीत डोवाल साहब आईपीएस अधिकारी तो थे, आज भारत में जो है एससीओ की मीटिंग में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने होराइजन का क्या किया? विस्तार किया। तो इस सर्विस का आज एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो सुबह सुबह एक बात निकल कर आई कि आपको, मनुष्य को, किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे आईएएस बने, चाहे आप बैंक में नौकरी करें, आप इंजीनियर बने, कुछ भी बने, आपको अपने होराइजन का विस्तार करना है, अपने क्षमताओं का विस्तार करना है। यही मनुष्य का जीवन है। किसी ने मुझसे पूछा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य है अपने होराइजन का लगातार विस्तार करना, और ये सर्विस जिसको आपने चुनने की सोची है वो लगातार होराइजन के विस्तार की ही सर्विस मानी जाती है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको जो मुख्य बात बताने जा रहा हूं। कई बार लोग इसको स्किप करते हैं, क्रक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्रक्स पढ़ा दो, ठीक है। और मैंने, अगर आपने एनसीईआरटी आंदोलन में देखा होगा, मैं सबसे ज्यादा टाइम इसी क्लास पे लगा रहा हूं, एक एक पार्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? ये इसका उद्देश्य आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम होराइजन के साथ इंटरलिंक करते हैं। मेरा मानना है कभी भी किसी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेमिक सब्जेक्ट होता है उसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टली इंपैक्ट हमेशा क्या करता है? हमें डर पैदा करता है। अगर अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाए तो आपके दिमाग में एक डर पैदा होता है। उसको सबसे पहले ईज के साथ जाया जाता है, ईज के साथ डायरेक्टली, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो चीजों को अंदर की, जब आप इनके साथ एक परिचित हो जाते हैं तब आप समझ में आता है। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी का पर्पस क्या है? सबसे पहले, जैसे इसमें कुछ चैप्टर्स है, आप ध्यान से इसको चाहें तो लिख भी सकते
सकते हैं मेरे साथ, और इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का जरा विस्तार देखो। इस चैप्टर का जो विस्तार है, अगर हम बात करें तो इसको 3 से 4 पार्टों में, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में डाटा नहीं देती है, बहुत बेसिक डाटा देती है, चाहो तो लिख लो। और जो बच्चे मेरे साथ हैं, चाहे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे हों, उस बात को समझें कि आज ये पूरा जो ओरिएंटेशन है, ये जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 2-3 दिन और है टाइम उसमें जुड़ने का, तो अगर वो मेरे साथ एनसीईआरटी आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, उस बात को समझे। और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है और एनसीईआरटी में छोटी किताबें इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती हैं। कई बार लगता है कि सर हम इसको तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कई बच्चों ने कहा सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं। आज मैं उसको बताता हूं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। ध्यान से अगर इसको सिलेबस को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ा। 6th क्लास की एनसीईआरटी पहला चैप्टर आपको खगोल विज्ञान यानी यूनिवर्स के बारे में, आपको बेसिक जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताती है। दूसरा हमारे ग्लोब यानी हमारे अर्थ पर जो आपको मूवमेंट करना है, मैपिंग करनी है, उसके बारे में बताती है। इसके बाद अर्थ के जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बताती है कि अर्थ का बिहेवियर क्या है, जिसकी वजह से आगे इसी गतियों की वजह से जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारे फ्लोरा फौना, हमारे खान पान, वनस्पतियों में इसी पृथ्वी के घूर्णन और रिवोल्यूशन की वजह से सारे चेंजेस आते हैं। इसके बाद अगला जो है वो आपको मानचित्र यानी कि मैपिंग पे आपको बताया जाता है कि कौन चीज कहां पर है। इसके पश्चात पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बेस यही है। अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को आपको समझना है यानी पर्यावरण को अगर आपको समझना है तो पृथ्वी के प्रमुख आयामों को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के प्रमुख आयाम ही बताते हैं कि कैसे तरह सभी पार्ट्स में द्रव्य और ऊर्जा, एनर्जी और मैटर मूवमेंट करती है, और एनर्जी और मैटर के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जब आता है, रुकावट जब आती है, तभी पर्यावरणीय संकट जन्म लेता है। आज कनाडा वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो गर्मी क्या होती है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा गर्मी क्या होती है। ठीक है, इतना भयानक जो है, हालांकि गांव में आग तक लग जा रही है, इतनी भयानक गर्मी है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सड़कें, ये सब उसके लिए है ही नहीं है। वो ठंड को सह सकती, गर्मी सही नहीं सकते, सड़कें चटक गई हैं, पिघलनी शुरू हो गई, ये हालत हो गई है वहां पे। राइट, तो अब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये पर्यावरणीय संकट, ये जो आपका सेगमेंट है हीट डोम, क्यों जनरेट हो रहा है? ऐसे क्यों बार बार हो रहा है? भारत में बार बार चक्रवात क्यों आ रहे हैं? भारत, ये पूरी दुनिया में जो फ्लोरा एंड फौना का चेंजेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किस तरह से हमारे सामने एक बड़ा संकट, और क्यों यूनाइटेड नेशन को यह कहना पड़ गया कि कोरोना तो एक झलक थी, अभी ये महामारी नहीं है। एक्चुअली अगर देखोगे सबसे बड़ी महामारी कुछ सालों के अंदर जलवायु संकट के रूप में आ रही है, एनवायरमेंटल क्राइसिस के रूप में आ रही है, जो इससे कहीं ज्यादा भयानक विनाशकारी होगी और इससे ज्यादा जिंदगियों को लील जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है चेतावनी बड़ी गंभीर है। तो यहां पर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके बाद आप आ जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जहां पर पृथ्वी के प्रमुख स्थल जो पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में आपको, इनके बनने की प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और इसके बाद आप पहुंचते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और वहां पर आपको भारत की स्थिति यानी कि इंडिया का जो पोजीशन, साथ ही साथ वहां की जलवायु, वनस्पतियां, वन्य प्राणी और वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जरा ध्यान से 6th क्लास के इस पूरे सेगमेंट को आप समझने की कोशिश करो। अगर कई बार हम जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, टीचर इसको फैक्ट के रूप में पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, सिर्फ 2-4 पॉइंट फैक्ट पढ़ाया निकल गए, बोले इसमें कुछ नहीं है, अगला 11th क्लास में। ज्यादातर मैंने देखा है लोग 11th और 12th क्लास के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। बात करनी चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा दो चीजें होती, एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। ठीक है, एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कहा, अगर जिस चीज को आप लर्न कर गए, लर्न करने का वो आपकी हो गई। एक बार आपने चाय बनाना सीख लिया, यू लर्न, आपने पढ़ा नहीं, चाय बनाने की किताब पढ़े, अच्छा पानी को इतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, अच्छा चाय पत्ती को 2 चम्मच या 1 चम्मच डालें, अच्छा इसमें चीनी डालें, इतनी देर गर्म करें, आपने पढ़ लिया, आपने रीड कर लिया। पढ़ना इसको कहते हैं कि आपने चाय बनाना, साइकिल, अच्छा साइकिल पे आपको पहले ऐसे चढ़ना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करनी होती है, पैडल को जो है 1 by 1 मारना होता है, रोटेशनल जो है वो फोर्सेस जनरेट होती है, आपने पढ़ लिया। क्या मुझे बताओ, पढ़कर तुमसे साइकिल चल पाएगी? धड़ाम से गिरोगे, दांत के दो चार दांत जो है इधर उधर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको लर्न करने का मतलब आई डू, आई लर्न, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया इसलिए मैं उसको सीख पाया। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये पूरी चीज नलिफाइड है। आप उठाकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखोगे तो ये पूरी चीज गायब है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ हम एक रेस में लगे हुए हैं, ढेर सारे लोग हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर सीट के लिए हमारा किसी के पास सोचने का वक्त नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं सीख रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बार जब आप सीख गए तो उस चीज पर आपकी कमांड तय हो जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो कमांड करना है
और कमांड करने वाला ही तो क्या होता है, सेनापति होता है। सेना में पीछे तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास कमांड है, तलवारें सबके पास है, लेकिन एक तलवार पर अपनी कमांड करके अच्छा लगता है, उसको तलवार चलाने आता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने लर्न किया, प्रैक्टिस की है, तो वो क्या होता है, वो वही इंसान सामान्य निकलकर सेनापति बन जाता है। जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, आप वो इस तरह किस तरह से जो है वो आगे एक छोटे से पद से निकलकर वो जो है एक सेनापति के रूप में आगे चला जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक सामान्य जीवन शुरू करके बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तलवारें सबके पास थी, उसने उसको लर्न किया। तो अब आपको तय करना है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, और मैंने इससे पहले लॉजिक दिया था कि आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रही हैं। और अभी आपने देखा कि सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है, मैंने उस दिन भी अपनी क्लास में पहले बता दिया था, इस न्यूज़पेपर के आने से पहले, इस मीटिंग से पहले, कि यही ट्रेंड चल रहा है। अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखोगे और उस दिन का अखबार, 2 दिन बाद का अखबार उठा के देखोगे, आपको आश्चर्य होगा कि ओजांग सिंह ने इसको पहले ही कह दिया था कि हेल्थ सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का साइज बढ़ाया जाएगा। अब संसार के पास और कोई विकल्प नहीं है। भारत को भी समझ में आ गया एसेंशियल सर्विसेज को हमें मॉडिफाइड करना ही पड़ेगा। यानी आगे आने वाले टाइम में जो जॉब्स है वो आपके लिए यहां पर आपको अच्छी खासी दिखाई पड़ेंगी, कंपटीशन भी आपको उतना ही ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालो। जो स्टूडेंट प्री दे चुके हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझे कि वो डायरेक्टली किसी के प्रभाव में पहुंचकर सीधे सब्जेक्ट में कूद गए और उनको तैरना नहीं आया। हमारे यहां कहावत होती है, बिच्छी का मंत्र जाने ना सांप के बिल में हाथ डाले। बिच्छी का मंत्र यानी बिच्छू जो होता है उसको पकड़ना तरीका पता नहीं, सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दोगे तो सांप तो डसेगा भाई, ठीक है। बिच्छी के काटने पे हो सकता है बच जाओ, सांप के काटने पे बचने की संभावना नहीं होती है। सीधे कूद पड़ते हो, बड़ी बड़ी किताबों का नाम लेते हो और वहां पर मामला साफ हो जाता है। तो अगर इसका लेआउट देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हें सब्जेक्ट से परिचय कराती कि एक्चुअली में आगे भूगोल अपने विस्तार के साथ क्यों है, और क्यों एनसीईआरटी आंदोलन में सबसे ज्यादा टाइम इस पे ले रहा हूं, और क्यों मैं इसके फंडामेंटल्स बना रहा हूं। क्योंकि एक बार आपकी नींव मजबूत है, बिल्डिंग आप चाहे जितनी बना लो। और क्या कारण है कि आज मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे सीधे सीधे हर क्लास में मेंस का क्वेश्चन मार रहे हैं। अभी बिल्कुल बिगिनर है, अभी क्लास शुरू हुई है और वो सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन, हाँ या ना, अगर मैं इस क्लास में है तो मुझे बताओ। अब तक मैं कम से कम 7 से 8 मेंस का क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन करा चुका हूं। अभी 6ठी क्लास की एनसीईआरटी मैंने अभी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। उसका कारण यह कि उनको फंडामेंटल समझ में आ रहा है। एक बार आप लर्न कर जाते हो किसी चीज को तो समझ में आता है, तलवार ऐसे भी चलाई जाती है, तलवार ऐसे भी चलाई जाती है, आप मालिक हो गए। तो जो आपको रीडिंग और लर्निंग के बीच का जो अंतर है वो आपको समझना, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, इन दोनों के बीच का अंतर जिस दिन आपको समझ में आए, पहले अटेम्प्ट के बाद समझ में आए, 6ठा अटेम्प्ट खराब करने के बाद समझ में आए, कभी भी समझ में आए, उसी दिन आप समझ जाओगे कि अब आप सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो गए। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस रेस में अकेले हैं, आप इकलौते हैं जो एग्जाम देने, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। कि सिर्फ फैक्ट रट लेने से मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। चाहो तो लिख लो इसको, अर्थ इन सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब। इस पर आप मानचित्रों पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें तो भी चलेगा, आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। और ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इनको कई बार हम बहुत जल्दबाजी में बच्चे मैंने देखा है छोड़ देते हैं। आप भी मानते हो कि हाँ सर हम सीधे 11th, कई लोगों ने हमें राय दिया सीधे 11th और 12th की पढ़ो, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में होता है मुझे टाइम बचाना है। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कितनी बड़ी हमसे हो जाती है, सब्जेक्ट से हमारा परिचय ही नहीं होगा कि एक्चुअली सब्जेक्ट का विस्तार क्या है, ज्योग्राफी का डायमेंशन क्या है, बेसिक्स क्या है। आगे चलकर 11th क्लास में इसी सौरमंडल को आप एक्सपेंड करते हुए पढ़ोगे, आप उसमें रेड शिफ्ट घटनाओं के बारे में पढ़ोगे। यहां इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि बेसिक क्या है हमारे। यहां आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आगे चलकर जब जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को पढ़ना है, हमें इस संसार में क्लाइमेटिक सिस्टम को पढ़ना है, लेकिन हमें यह समझ में आएगा कि उसके पीछे का लॉजिक हमारे पास क्या अवेलेबल है। आगे चलकर हमें मानव भारत के भूगोल और इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। मेंस का क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। आपको यहां से बेसिक पता चल जाएगा कि भारत कहां है, भारत कैसे काम कर रहा है और भारत में इतनी विविधताएं क्यों पाई जाती हैं। आगे चलकर जब मानव भूगोल आप पढ़ोगे, 12वीं क्लास का सबसे टफेस्ट पार्ट जो होता है, जब सेटलमेंट से लेकर यानी अधिवासों से लेकर भारत के मानव भूगोल के बारे में पढ़ोगे, तब तुम्हें यहां समझ में आएगा कि बेसिक भारत की जो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं, जो भारत में भौगोलिक विविधताएं, वही चलकर हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नृजातीय यानी एंथ्रोपोजेनिक, इन सारी डाइवर्सिटीज को तय किया जाता है। सो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल थिंग। याद रखिएगा हमेशा इस बात को, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप बिगिनर हैं अथवा आप कई बार गलती कर चुके और आपका प्री नहीं क्वालिफाई हो रहा है या मेंस में जाकर टंग के चले आ रहे हैं, हमेशा एक बार रुकिए और पूछिए कहीं मेरे फंडामेंटल्स में गलती तो नहीं है, कहीं मैंने सिर्फ पढ़ा सीखा नहीं।
याद रखिएगा, और खुद आप करके देख लीजिए। मैं आपसे कहूं क्रिकेट अच्छा खेलना है, अब आप मुझे बताइए क्रिकेट की एक मोटी सी किताब पढ़ लीजिए आप कि हाँ भाई ये शॉट होता है वो शॉट होता है, कभी बल्ला हाथ में मुझे आप बताइए, बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनुभव वाली बात है, कोई अनपढ़ आदमी भी इसको बता सकता है। मुझे आप बताइए कि अगर आप किताब भी पढ़ ले, किसी ने आपको सुना भी दिया या पढ़ लिया आपने कि ऐसे शॉट होता है वैसे शॉट होता है, जिंदगी में आप कभी किसी बॉल को फेस नहीं किया, क्या आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, हाँ या ना? अनटिल अनलेस जब तक आप क्या होगा, आप पहले बेसिक, और आप क्या होगा आप मुझे बताइए, जब आप क्रिकेट खेले होंगे या कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो पहले दिन ही आप जो है वो एक फास्ट बॉलर जो है वो बढ़िया जो है लेदर की बॉल लिए आ रहा है और आप उसके सामने उतर जाते थे, या पहले आप कॉस्को से छोटी वाली जो मुलायम वाली गेंद उससे प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, छोटा छोटा आपके फादर ने आपको सिखाया होगा बेटा ऐसे मारना है, फिर या किसी आप दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा सीखे होंगे, फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, कॉस्को की बॉल से खेलने लगे, पहले हल्की सी रबड़ की बॉल से खेले होंगे, फिर धीरे धीरे एक दिन आया आप लेदर बॉल से भी खेलने लगे, या बचपन में पहले उतरे बोले अरे भाड़ हम तो सीधे आज ही हम पैदा हुए हैं, आज ही हम सीधे जो है लेदर बॉल से मारेंगे। तो सिंपल सा फंडा होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है सीखने का, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें लर्निंग और रीडिंग के बीच का अंतर नहीं बताया जाता, सब कोई जल्दबाजी में है। मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है सर जल्दी कोर्स खत्म करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे लिए ज्यादा आसान है कि हम जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करें, तुम निपटो, अगला कोई बचाएगा। बट सवाल है कि एज अ टीचर अगर आप एथिकल जो होते हो और टीचर के रूप में आप जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि अंत में इसका रिजल्ट आपको किसी हालत में नहीं मिलना है जब तक कि आप बेसिक फंडामेंटल नहीं समझोगे। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको बेसिकली एक एक चैप्टर शुरू करना है, जाना है छोटा छोटा, यहां पर आपको टाइम लगाना है, धीरे धीरे क्या होगा अचानक से ये मत सोचा कि आज अगर 6 दिन में ये हुआ है तो अगला भी 6 दिन में होगा, नहीं, जब ये बेस मेरा क्लियर हो गया तो अगला 3 दिन में होगा, उसका 1 दिन में होगा, फिर वो जो है वो खत्म होता चला जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल छोड़ दिया, नींव कमजोर है, तो बिल्डिंग ऊपर आपने भाई साहब देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई, हल्का सा हिला और बिल्डिंग गिर गई, छोटा सा क्वेश्चन इधर उधर हुआ और आपका करियर खत्म, आप प्री जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा होता है और जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा। तो पढ़ने का मैथोलॉजी मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले जो ये 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी है इसको थोड़ा सा फोकस करो, आगे चलकर 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी इसका एक्सपेंशन है। अगर आपने इन बेसिक्स को छोड़ दिया तो आगे चलकर आप एडवांस को पकड़ नहीं पाओगे, वो सिर्फ फैक्ट बन के रह जाएगा। आप रीड कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं आपके दिमाग पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, आप रीड कर लोगे, आप उसको पढ़ भी लोगे, लेकिन सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे इसकी मैं कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं हूं, ये बात याद रखिएगा। डन। सो इस तरह से हम बेसिक स्टेप्स में चलते हैं, और यहीं पर बच्चे जैसे कह रहे हैं सर इतना छोटा छोटा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसके पीछे लॉजिक है, साइकोलॉजिकल समझो इसको। अभी क्या हो रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं वो अब मेंस के क्वेश्चन करने में भी उन्हें मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं हो रही है, प्री के भी क्वेश्चन वो दबा के खत्म कर दे रहे हैं, लगातार क्लास में हम करते चले, कॉन्फिडेंस उसका जो है बढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो ये 6th क्लास के बेसिक चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसको कैसे कैसे पढ़ना है, इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को ये पूरा कवर करता है, बेसिक इंट्रोडक्शन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सो वी आर मूव टू द 7th क्लास। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इन्वायरमेंट, 6th क्लास में आप एनर्जी एंड मैटर और इसको समझते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें एक शब्द से परिचय होता है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। पूरे चैप्टर का सबसे कोर यही है, पूरे चैप्टर में आप इतना अगर आप देख के डर रहे हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और वो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, लेकिन यही इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट ये 6th क्लास जो आपने इससे पहले पढ़ा उसी का एक्सपेंशन है ये। तो अगर आप 7th क्लास में जा रहे हैं तो आपको इकोसिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या अगर आपने 6th क्लास में आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि होम्योस्टैसिस क्या होता है और वो कैसे डिसबैलेंस होने से नेचुरल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, होमोसेपियंस यानी मनुष्य कैसे उसको प्रभावित कर रहा है, अगर आपने ये पढ़ रखा तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अब इससे पहले के चैप्टर में आपने अर्थ के बारे में बेसिक पढ़ा, अब आप अर्थ के अंदर जाएंगे और देखेंगे इनसाइड ऑफ द अर्थ क्या चीज है, क्योंकि इससे पहले क्लास में आपको ऊपर के बारे में बताया गया और बेसिक इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आप देखोगे यहां क्लाइमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद हाइड्रो, ठीक है, जलमंडल। मेरे बच्चे अगर मेरी क्लास को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, उन्होंने मेंस के इस पे 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां से स्पेसिफाइड कर देता है, यहीं से 7th क्लास की एनसीईआरटी में देखो, इससे पहले की क्लास में मानव भूगोल के बारे में जानकारी नहीं थी, अब यहां पर मानव भूगोल के बारे में जानकारी कर दी। देख रहे हैं, मानव पर्यावरण यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट, उनकी बस्तियां, सेटलमेंट, परिवहन और संचार, इसका यहां इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन कर दिया। मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंध, ये सब कुछ यहां पर उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। डन।
शाबाश, ऋत्विक का जवाब बिल्कुल सही है, वडलल। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है। 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां पे, और एक एक करके बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल हैं, और इस तरह से आप अपना बेसिक बना सकते हैं। और बेसिक पे टाइम दीजिए। एक बार हमेशा हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो चीज हमें दिखता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम भूल जाते हैं अगर कोई बिल्डिंग बहुत ऊंचाई पे खड़ी है तो अपनी नींव की वजह से खड़ी है। आप नींव जो जमीन में दिखती भी नहीं है, हम उस पर एक्चुअली फोकस ही नहीं करते हैं। हम शो ऑफ वाले लोग हैं और हम वहीं पे इसीलिए मारे जाते हैं। तो आज का मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आपको शुरुआत करनी है, हमेशा बेसिक से अपनी शुरुआत करिएगा। हमेशा सब्जेक्ट को इसलिए रेस नहीं लगानी कि 15 दिन में ज्योग्राफी, 15 दिन में हिस्ट्री। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि मुझे उसके फंडामेंटल की समझ हो जाए। एक बार मैं उसका फंडामेंटल समझ लूंगा तो मेरे लिए आगे चीजों को करना बहुत ही आसान होगा। क्लियर है? तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब आप समझिए कि आपको इसको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसके जवाब दे देता हूं, ठीक है। यस, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। एनवायरमेंट इनसाइड अवर अर्थ, अवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वायु, जल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, कोशिश करो एक दिन में एक सब्जेक्ट तो खैर शुरू करो, जब थोड़ा ट्रेन हो जाओ तो 2 सब्जेक्ट उठा लो। शुरुआत में एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करो आप, राइट? गुड।